हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। जी हाँ, रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार क्लास। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो आपके सरकारी नौकरी का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज एक और ऑनलाइन क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और बातें ज़्यादा नहीं करेंगे और टाइम ना खराब करते हुए जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारी आज की जो ये क्लास है, जो वीडियो लेक्चर है, उसमें मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन हैं जो कि टॉप 15 क्वेश्चन हैं, किसी भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो रोज की तरह आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पेन पेपर लेकर बैठे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन जरूर करें, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चे? तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा है हमारे सामने। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो बनी है, या किसके लिए बनी है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है नाबार्ड का। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें लिखा है कि व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, व्यापार और उद्योग के विकास के लिए, ग्रामीण बैंकिंग के विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, और ऑप्शन डी है निर्यात विकास के लिए। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NABARD। जी हाँ, ये नाबार्ड है। नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है वो देखिए, NA से मतलब है नेशनल, ठीक है। उसके बाद B का मतलब बैंकिंग या बैंक, A से एग्रीकल्चर, R से रूरल और D से डेवलपमेंट। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। या ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। नाबार्ड जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको बता दूं। इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, और खेती के लिए जो भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाए। तो इसका जो मुख्य पर्पस था वो क्या था, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जी हाँ, अब बात कर लूँ नाबार्ड की, इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982, यानी कि 1982 को। या ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और उसका जो उद्देश्य था वो था कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है। अच्छा, नाबार्ड का जो चेयरमैन होता है, यानी कि इसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो कौन होता है, तो वो RBI, ठीक है, RBI का जो डेप्यूटी गवर्नर होता है। ठीक है जी। देखो, आपको पता है कि RBI का जो सबसे बड़ा पद है वो क्या है, गवर्नर का होता है। तो उससे जो नीचे की पोस्ट है जिसको हम डेप्यूटी गवर्नर बोलते हैं, तो ये RBI को जो डेप्यूटी गवर्नर है वो किसका हेड होता है, नाबार्ड का हेड होता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हैं वो दिए हैं चना, मक्का, जौ, मटर। देखो बच्चे, सबसे पहले खरीफ क्या है, मैं आपको पिछले लेक्चर में, और मुझे याद है कि शायद मेरी पहली या दूसरी ऑनलाइन क्लास थी जिसमें मैंने आपसे कृषि की फसलों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे, तो एक बार मैं फिर से जल्दी से आपको बता देता हूँ, और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर पहला या दूसरा लेक्चर जो है उसमें मैंने इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है कि साल में भारत में मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला जो मौसम होता है वो होता है सर्दी का। ठीक है, उसके बाद मौसम आ जाता है गर्मी का, और उसके बाद मौसम आ जाता है बारिश का, जिसको हम बरसात बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सर्दी के मौसम में जो फसल होती है उसको कहते हैं रबी की फसल, रबी। गर्मियों में जो फसल होती है उसको बोलते हैं जायद। और बारिश यानी कि बरसात के मौसम में जो फसल होती है उसे बोलते हैं खरीफ की फसल। तो कृषि या खेती के आधार पर भारत में जो फसलें हैं उनको 3 नामों से जाना जाता है, रबी, जायद और खरीफ।
इतना ठीक है बच्चे। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इन मौसम के हिसाब से जो फसलें जिस मौसम में होती हैं उस हिसाब से इनको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन जो ये इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि खरीफ की फसल है, या खरीफ की फसल। तो आपको बता दूं कि खरीफ की फसल आप देख भी सकते हैं यहाँ पे किस मौसम की फसल है, खरीफ की बारिश की फसल है, ठीक है। और बारिश के मौसम में आपको पता है, बरसात के मौसम में क्या चना आता है? नहीं आता है। क्या जौ होता है? नहीं होता है। मटर होती है? ये भी नहीं होती है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है? मक्का। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो मार्केट में मक्का, मेज, भुट्टा इस तरह से चीजें आती हैं तो उसको हम खाते हैं, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं मेज या कॉर्न बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा मक्का। अच्छा, बची हुई जो तीनों फसलें हैं, चना, जौ और मटर, ये तीनों ही सर्दियों में होती हैं। और सर्दी का मतलब हो जाएगा किस मौसम की फसल होंगी? तो रबी की फसल होंगी, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है बच्चे, तो दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है। अच्छा, और जिले आप देख रहे हैं ध्यान से, तो हमारे पास ऑप्शन हैं बागपत, मेरठ, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। ये चारों ही जिले किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन था कि दिल्ली की सीमा को कौन सा जिला टच करता है। तो देखिए आपको पता होगा कि अगर हम इनमें से देखेंगे तो देखिए बागपत बिल्कुल नहीं करता है, थोड़ा सा दूर है दिल्ली से। मेरठ भी दूर है, ये भी टच नहीं करता है। अलीगढ़ भी नहीं करता है। और गौतम बुद्ध नगर क्या आपने सुना है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा नोएडा। जी हाँ, नोएडा सुना होगा या ग्रेटर नोएडा सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नोएडा जो सिटी है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो वास्तव में वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना। नोएडा जो आता है वो किस में आता है? गौतम बुद्ध नगर जिले। जिले का नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर। लेकिन आप नोएडा के नाम से एक बड़ा शहर जानते हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम से, जो कि दिल्ली से टच इसका बॉर्डर करता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फिर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि NCR आपने सुना होगा, इसका मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल रेंज। तो इसका मतलब है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली में आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जी हाँ, और आप जानते हैं कि पूरे देश के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस वजह से दिल्ली में जगह ज्यादा नहीं बची थी। तो सरकार ने क्या किया कि उसका विस्तार किया। और विस्तार करने के लिए सरकार ने इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से कुछ जिलों को शामिल किया, और कुछ हद तक इसमें राजस्थान के जिले भी शामिल किए गए। तो दिल्ली के आसपास जो भी बॉर्डर पर राज्य हैं, उन राज्यों के कुछ शहरों को, कुछ जिलों को NCR क्षेत्र में शामिल किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर हम यूपी की बात करेंगे तो उसमें अब मेरठ को भी शामिल कर लिया गया है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा आता है, ये सभी क्षेत्र पहले से शामिल है। तो ये वैसे तो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये दिल्ली NCR क्षेत्र में भी आते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो अब आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं माहीगीर, थारू, गोंड और सहरिया। यहाँ ये 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो लिखा है किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। जनजाति होता क्या है? जनजाति किसे कहते हैं? ठीक है, जनजाति का मतलब होता है ST कैटेगरी। भारतीय संविधान के हिसाब से देश में जितनी भी जातियां हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। और आप जानते ही होंगे उसमें पहली कौन सी है? जनरल, उसके बाद OBC, उसके बाद SC कैटेगरी, उसके बाद ST कैटेगरी। अच्छा, इन पे भी कुछ हम गौर फरमा लेते हैं। देखिए अभी आप जानते हैं कि अगर हम जनरल की बात करेंगे तो जनरल में 2 कैटेगरी हो गई, या एक कैटेगरी हो गई अपर, ठीक है, दूसरी कैटेगरी हो गई लोअर। इसका क्या मतलब है? लोअर कैटेगरी में जाएंगे तो इसमें EWS आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया था भारत की जितनी भी जातियां हैं, जनरल, OBC, SC और ST, ठीक है। अच्छा, अब जनरल कैटेगरी में वैसे अभी तक किसी भी व्यक्ति को आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन नहीं मिलता था। लेकिन जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई
तो इन्होंने संविधान में संशोधन करते हुए जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण देने की बात कही 10%, ठीक है। और वो जो आरक्षण है उसको नाम दिया गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। या इसका मतलब है कि वे लोग जो हैं तो जनरल कैटेगरी के, या लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा पैसे से मजबूत नहीं है, यानी कि गरीब लोग हैं, तो उनको सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण दिया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी का मतलब होता है, जनरल का मतलब सामान्य होता है, सामान्य वर्ग, और ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें भी बच्चे दो कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। पहली कैटेगरी है ओबीसी में, इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर। और दूसरी कैटेगरी है, इसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में दो भागों में बांटा हुआ है ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि इसमें ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के वे जातियां आती हैं, वे लोग आते हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख रुपए है, ठीक है। जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी है? वार्षिक मतलब एनुअल इनकम, ठीक है। एक साल के अंदर अगर उनके परिवार में 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कमाई होती है, यानी कि पैसा आता है, तो उन लोगों को क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और इसका मतलब है कि उन्हें ओबीसी कैटेगरी का कोई भी लाभ नहीं मिलता है, बल्कि सरकार उन्हें जनरल कैटेगरी में मान लेती है, ठीक है जी। जनरल कैटेगरी में, और वो भी अपर कैटेगरी में, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी में आता है और उसके परिवार की आय 8 लाख रुपए उससे ज्यादा है वार्षिक, तो उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस परिवार के उस व्यक्ति की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो उसे नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके तहत उसे ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में ऐसे कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति कैटेगरी है हिंदी में, जी हाँ। और इसके बाद आती है एसटी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो मैं आपको बता दूं अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। जनजातियां सबसे पहले तो आप आम भाषा में अगर समझेंगे तो इसका मतलब होता है आदिवासी लोग, ठीक है। यानी कि आदिवासी से मतलब है कि जनजातियां वे लोग हैं जो कि कबीलों में, पहाड़ों पर, जंगलों में रहते हैं, और आज भी वो आम समाज से दूर हैं, या और वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने तरीके के जीवन जीते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल उनकी अलग ही होती है, अपने तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, उनके त्योहार, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होता है, ठीक है। तो वो लोग हैं जो अपने झुंड में, अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, आम समाज में घुलते मिलते नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं? जनजातियां कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो देखिए, ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसी जनजाति है जो इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म को मानती है, और उस जनजाति का नाम हमारे पास क्या है? माही गिर। या माही गिर ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, ठीक है जी। आगे बढ़े बच्चे। अगला बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, और लिखा है किस जनजाति का मुख्य पेय जाड़ है? देखिए, जाड़ होता क्या है? जाड़ आप जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मदिरा। मदिरा का मतलब क्या होता है? शराब। शराब का मतलब वाइन, लिकर, ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी बोलेंगे। तो जाड़ का मतलब होता है शराब। ये किस तरह की शराब है? जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं, जैसे ताड़ी का पेड़ होता है, उससे भी एक लिक्विड निकलता है जिसे हम ताड़ी बोलते हैं, और उसमें भी नशा होता है। तो जाड़ इसी तरह की एक शराब है, जी हाँ, जिसको लोग पीते हैं। तो ये किस जनजाति का मुख्य पेय है, यानी कि मुख्य पेय पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन है गोंड, थारू, गैगा, बैगा। ये जनजातियां हैं। जनजातियों के बारे में मैंने आपको भी बता दिया था। तो जाड़ नाम का जो मदिरा है, जो शराब है, वो कौन पीता है? तो वो थारू जनजाति के लोग पीते हैं, ठीक है बच्चे। थारू जनजाति, ध्यान रखें आप। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो गदर पार्टी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जब देश की आजादी की बात चल रही थी, ठीक है, उस समय अंग्रेजों पर पकड़ बनाने के लिए, उनकी जड़ें हिलाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा था।
या उसी दौरान आपको मैं बता दूं कि पंजाब में कई सारी जो क्रांतिकारी नेता थे, या उन्होंने भी एक संगठन बनाने की ठानी, और उसके तहत, क्योंकि भारत में कई बार ऐसी स्थिति थी कि भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था, जिसकी वजह से कई सारे भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के बाहर दूसरे देशों में संगठन बनाए, पार्टी बनाई। तो इसी के तहत एक व्यक्ति थे जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, और गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो उन्होंने की थी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को क्या है? अमेरिका का एक शहर है। कहाँ का भाई? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का एक शहर है। तो सैन फ्रांसिस्को नाम का शहर है अमेरिका में, वहां पर स्थापना की थी। और कब की थी? 1913 में। ठीक है बच्चे, तो 1913 में की थी। या अब क्वेश्चन ये है कि किसने की थी, तो यहाँ देखिए ऑप्शन है वीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने, ये पंजाबी थे, पंजाब के रहने वाले थे, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और किस लिए की थी? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि वो भारत में पार्टी नहीं बना सकते थे अंग्रेजों की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका में ये पार्टी बनाई थी। ठीक है बच्चे। और देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाला हरदयाल थे उन्होंने पार्टी तो बनाई, गदर पार्टी, लेकिन इस पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसका क्या नाम था? तो इस पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह भागना भी पंजाबी थे, या ये गदर पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे, जबकि गदर पार्टी बनाई किसने थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है बच्चे, तो इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में कब हुई? हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हाथी परियोजना है क्या। आपने सुना होगा जैसे बाघ अभ्यारण्य के बारे में सुना होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइगर और रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, बाघ अभ्यारण्य बनाए गए हैं। उसी तरह से देश में, हमारे देश में हाथियों की घटती आबादी के कारण उन्हें बचाने के लिए हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और हाथी परियोजना का पर्पस क्या है? हाथियों को बचाना। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ पर की थी सरकार ने? तो ये की थी झारखंड। झारखंड भारत का जो राज्य है, ठीक है, बिहार से लगा हुआ है। झारखंड के, ठीक है, सिंह भूमि, सिंह भूमि सिंह भूम जिले में की थी। ठीक है, सिंह भूम क्या चीज है? ये जिला है कहाँ का? झारखंड का है। ठीक है, तो झारखंड के सिंह भूम जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। और इससे पहली बार जो अप्लाई लागू किया गया था वो किया गया था केरल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। शुरुआत कहाँ से हुई थी? झारखंड के सिंहभूम जिला से। और लागू कहाँ पे की गई थी? केरल में। ठीक है बच्चे, और कब हुई थी? तो यहाँ देखिए ऑप्शन है 1973, 1992, 1994 और 1987। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1992, 1992। इस ईयर में हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में की गई थी। किस लिए की गई? हाथियों को बचाने के लिए। कहाँ पर की गई थी? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में की गई थी। ओके बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जबरदस्त आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। और नोट्स बनाइएगा, आप देखना धीरे धीरे करके आपके मैं हजारों की तादाद में क्वेश्चंस तैयार करा दूंगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो बच्चे, विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO। WHO बड़ा ही फेमस नाम है, आपने सुना होगा। WHO की जो स्थापना है, सबसे पहले देखिए मुख्यालय तो मैं आपको भी बताऊंगा। WHO की जो स्थापना वो कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी जो भी गाइडलाइन बनाई जाती है, जो भी नियम कानून अपनाए जाते हैं, वो सब किसके तहत होते हैं? WHO के अकॉर्डिंग ही माने जाते हैं, WHO ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो WHO की जो स्थापना वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन सी दिया, जिनेवा, जिनेवा में की गई थी। और कहाँ पे? ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा नाम के शहर में इसकी स्थापना की गई थी। तो
अगर मैं बात करूं WHO का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी मैंने आपको उस दिन बताया भी था पिछली क्लास में, ठीक है, वो क्या है, वो है बर्न। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? तो देखिए, उपग्रह सबसे पहले क्या होता है, उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, ठीक है। और सैटेलाइट या उपग्रह का मतलब क्या होता है कि वे उल्कापिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कृत्रिम उपग्रह, एक होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का मतलब वे उपग्रह हैं जो प्राकृतिक हैं, जो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जिनको इंसान ने नहीं बनाया है। और कृत्रिम उपग्रह जो है वो ऐसे हैं जिनको इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो बात हो रही है कि किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह, जी हाँ, छोड़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं बच्चे, देखिए चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। रूस जो है 1900, लगभग 1991 के पहले, ठीक है, इसे सोवियत, ठीक है, सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इसके कई हिस्से बट गए अलग अलग देशों के नाम से, और इसको रूस के नाम से जाना जाने लगा। या तो जब पहला जो कृत्रिम उपग्रह भेजा था रूस ने या सोवियत संघ ने भेजा, तो सामान्य हम कह सकते हैं, तो उसका नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक, ठीक है। तो इस नाम का कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा। जी हाँ, तो ये, और ये बात है कब की, देखिए 1991 से पहले ये कहा गया है कि सोवियत संघ नाम था इसका, ठीक है। लेकिन स्पुतनिक को भेजा कब गया, इसका करेक्ट आंसर है 1957 में, 1957। अगर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो वहां पर रूस का यानी कि सोवियत संघ का बहुत ज्यादा रोल रहा है। वो शुरुआती दौर में बहुत सारी खोज की गई है, बहुत सारे अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं रूस के द्वारा, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खां। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लिखा है, ठीक है, ये मतलब वही कांग्रेस पार्टी जो आज की डेट में है हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जब बनी थी तब इसका नाम INC नहीं था, बल्कि क्या था, INU। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, इसका नाम था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। या ये इसका नाम था जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी AO ह्यूम के द्वारा। और बाद में जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली, तो उन्होंने कांग्रेस का नाम चेंज किया। उन्होंने यू की जगह C को यूज किया, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की जगह पे क्या यूज किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ड यूज किया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस को नाम कांग्रेस दिया था। और ये कहाँ से लिया था, तो अमेरिका से लिया था, ठीक है। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया था और उसको इस्तेमाल किया था, तो कांग्रेस पार्टी का नाम INU से INC हो गया था, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन उसमें लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखो, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करेंगे, कुल मिला के पहले अध्यक्ष, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, देखो सब जितने भी हैं वो क्या है, सारे पहले ही है, पहला। तो पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी, ठीक है। अगर बता जाए पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो कौन थे, बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी। ये पहले क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले यूरोपियन अध्यक्ष, कौन से, यूरोपियन, यूरोपियन का मतलब क्या होता है, यूरोप के रहने वाले लोग, ठीक है, यूरोपियन अध्यक्ष, तो इनका नाम था जॉर्ज यूले। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, तो उनका नाम क्या था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम था एनी
बेसेंट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय, सारे पहले ही हैं, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष था, इनका नाम था सरोजनी नायडू। यहाँ देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है बच्चे। अच्छा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। जी हाँ, तो ये कांग्रेस के लगभग पहले अध्यक्ष रहे हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरी में। आपको बता दो एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश महिला थी, यानी कि आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज की भित्ति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कुल मिला के पूछा गया कि यहाँ चार चीजें दी हैं, बैक्टीरिया, कवक, पौधे, जंतु। इन चारों में से किसकी कोशिका भित्ति में, यानी कि सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है। तो देखो, जब मैं आपको बता दूं कि सेलुलोज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सबसे कठोर तत्व है। कहाँ का, हमारी बॉडी का, यानी कि ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व, यानी कि हार्डेस्ट एलिमेंट है। ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मानव शरीर मैंने आपको बोल दिया है, जबकि जो करेक्ट आंसर है कि सेलुलोज जो वो सबसे किसके, किसी भी पौधे का हार्डेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, एक मिनट देना, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। देखिए, फिर समझिए, सबसे कठोर तत्व किसी भी पौधे का क्या है, वो है सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, अभी बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सबसे कठोर तत्व किसका, ह्यूमन बॉडी का, यानी कि मानव शरीर का, मानव शरीर का। तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वो है इनेमिल। इनामिल, इनेमिल। ठीक है। इनामिल क्या चीज होता है, ये हमारे जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी नहीं फील होती हमें, और जिससे हमें ठंडा या गर्म पानी दांतों में नहीं लगता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हमारे दांतों के ऊपर इनेमिल नाम के तत्व की एक परत जमी रहती है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर तत्व वो क्या होता है, इनेमिल होता है। किसी भी पौधे का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, सेलुलोज होता है। इतना ठीक है बच्चे। और जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल होती है किसकी, किसी भी पौधे की, तो वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से ही बनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी है, पौधे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है, आंसर क्या होगा, पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो देखिए, वैदिक लोग कौन है, सबसे पहले की वैदिक जो काल है, वैदिक काल का मतलब वैदिक एरा, उसका जो टाइम था वो था 1500 बीसी से 600 बीसी तक का। बीसी का जो टाइम होता है ईसा पूर्व का, वो हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था, ये वैदिक लोगों का समय था, आर्य लोगों का समय था, इसको वैदिक काल कहा गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक लोग थे, वो उन्होंने सबसे पहले जो धातु यूज की थी वो थी तांबा। तांबा धातु को सबसे पहले यूज किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जारवा कहाँ की जनजाति है। ठीक है, जनजाति के भी हम दो क्वेश्चन कर भी चुके हैं इस लेक्चर में। तो मैं आपको बता दूं कि जनजाति मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। अब नाम है जारवा। जारवा नाम की जनजाति कहाँ की है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जनजाति जो है, यहाँ बहुत ही खतरनाक जनजाति मानी जाती है। और इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये आम समाज में अभी तक बिल्कुल भी नहीं घुल पाई है। और ये लोग जो है एक टापू पर रहते हैं, और ये टापू, जी हाँ, इस टापू पर रहने की वजह से, यानी कि हम कह सकते हैं वो आधे इंसान और आधे जानवर की तरह रहते हैं। उनका कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, तरीके अलग हैं। तो सरकार ने इस जनजाति को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उनकी ओर जाता है तो वो अपने बचाव के लिए उसको मारने की कोशिश करेंगे।
और जो हम जैसे लोग हैं जो वहां पे जाएंगे तो अगर अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है वो उन पे अटैक करें। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनकी आबादी पहले से ही कम है और ज्यादा कम होती चली जाएगी और वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है इस जनजाति को। और ये जनजाति है कहाँ की? तो लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार व पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर है कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेपर में ध्यान रखें। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, मनुष्य की लार, लार का मतलब क्या था? सलाइवा। ठीक है, हमारे मुंह में लार बनती है। और एंजाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए लार का रोल क्या है। अगर हमारे मुंह में लार नहीं बनती, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे मुंह से स्मेल आने लगती, यानी कि बदबू आने लगती। क्योंकि मुंह जो है उसको पूरा गीला रखने में सहायक है कौन? लार, यानी कि सलाइवा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस खाने की लुगदी बनाने में हेल्प करता है लार, यानी कि सलाइवा। अगर लार नहीं होगी तो खाने की लुगदी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हमें गले के नीचे उतारने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और एंजाइम की जब बात करते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो याद याद रखना, एंजाइम का जो रोल होता है मुख्य रूप से किसमें होता है? मैं आपको बता दूं, पाचन में होता है। पाचन का मतलब समझ गए? डाइजेशन। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें पाचन जितना भी हम करते हैं वो मुख्य रूप से हम एंजाइम की सहायता से ही करते हैं। और अलग अलग तरह के कई तरह के एंजाइम होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। जी हाँ, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। और इसमें लिखा है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक राइटर थे, एक ऑथर थे, एक लेखक थे, उनका क्या नाम है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उन्होंने एक बुक लिख डाली थी, कौन सी? किताब उल हिंद। यहाँ बहुत फेमस हुई, राइटर भी फेमस है, तो उनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन दिए हुए हैं, अबुल फजल, अल बरूनी, फिरदौसी, बाबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। और बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। और अगर जरूरत पड़ती है आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं, तो मैं आगे बुक्स एंड ऑथर की कोई क्लास भी लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है 15 वो हो गए हैं। या आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि आपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चन किए ये भी आप मुझे बताएं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? या इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। या और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस को मैं कंटिन्यू करूं, तो आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराएं या शेयर करें, ताकि जो ये नॉलेज है ये उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, जबरदस्त तरीके से मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आप मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, मुझे बताते रहें। और मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।